धन्यवाद संचालिका महोदय। आज के मंच की अध्यक्षता करते हुए डॉक्टर अमित उपाध्याय जी, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर कृष्ण कुमार पाठक जी, प्रतिवेदक रमाकांत दुबे जी, सामने बैठे हुए आचार्य हैं, इसमें से कुछ गोरखपुर विश्वविद्यालय अन्य महाविद्यालयों के भी होंगे। इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएं, शोधार्थी। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ पूरी तरह से, और वो भी प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास का बना कैसे, वो ये है कि इस संस्था के एक बहुत बड़े कर्णधार डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी, तो हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे उस समय आपने स्थानीय कक्षाओं में पढ़ाया। हालांकि हम लोग स्थान में नहीं थे, लेकिन क्लास करते थे। वहाँ से इस विषय के प्रति एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। आज हम लोग राजनीति विज्ञान की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में, जहाँ फंडिंग के द्वारा भारतीय वैश्विक परिषद नई दिल्ली और महाराणा प्रताप जी कॉलेज जंगल भूषण के संयुक्त तत्वावधान में भारत की विदेश नीति की बदलते हुए आयाम 2019 से अब तक कुल 5 वर्ष का यह जो कार्यकाल है। अभी आपने सुना राजनीति विज्ञान के बहुत अच्छे आचार्यों ने, शोधार्थियों ने, विद्यार्थियों ने यह स्पष्ट किया कि अब लुक द ईस्ट पॉलिसी के बजाय एट द ईस्ट की बात चलने लगी है। मंथन करने वाली बात यह है कि कुछ तो रहा होगा हमारे इस भारतीय संस्कृति में, हमारे भारतीय राजनीति में, हमारे भारतीय समावेश में, हमारे भारतीय दर्शन में, जो हमें विश्व गुरु की ओर ले जाता है। उसमें कहीं भी भारतीय राजनीति का या कूटनीति का मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रोल दिखाई दे रहा है। ये जो कंसेप्ट है विश्व गुरु बनने का, वह कहीं न कहीं हमारी आध्यात्मिकता, हमारी अच्छाई, हमारी सोच, हमारी नीतियाँ, चाहे महात्मा बुद्ध के माध्यम से संपूर्ण विश्व में फैले हुए हमारे बौद्ध धर्म के प्रचारक रहे हों, बौद्ध धर्म का इतिहास रहा हो, या आधुनिक काल में देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं या स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिन्होंने स्तर पर अपनी ख्याति अर्जित की। ऐसी महान विभूतियों को हमने देखा तो कुछ मुझे लगा कि यह जो वैश्विक नीति है, वैश्विक नीति के निर्धारण में हमारी जो संस्कृतियाँ हैं, हमारी जो सोच है, हमारी अभी जो एक विद्यार्थी ने यहाँ कहा भी कि हमारी जो धारणा थी वह आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर बढ़ी है, कोई नई नहीं है। जब जैसे आवश्यकता पड़ती है हमारे लोगों ने वैसा आचरण किया है। मैं थोड़ा सा आपको आज से लगभग 5-6 हज़ार साल पहले, 7,000 साल पहले की उस परिस्थितियों में ले जाना चाहता हूँ जहाँ से विदेशिक नीति की शुरुआत दिखाई देती है। हमारे सबसे प्राचीन है वेद। वेद है वैदिक कालीन एक घटना है मध्य एशिया की, जहाँ पर दो समुदाय होते हैं, हितनी और मनंदी। जो लोग इतिहास थोड़ा बहुत जानते होंगे। वहाँ पर उन दोनों अक्सर संघर्ष चलता है। मध्य एशिया अशांत है, यह सबको मालूम है, और इतिहास वालों से ज्यादा पता होता है राजनीति शास्त्र वालों को आज के परिप्रेक्ष्य में। वहाँ अशांति जो फैली हुई थी, उस अशांति का
निदान खोजने के लिए वो लोग जितनी भी समकालीन संस्कृतियां थी उन सारी संस्कृतियों में से उन्हें केवल भारतीय संस्कृति ही ऐसी दिखाएगी या भारतीय दृष्टिकोण, भारतीय राजनीति, भारतीय चिंतन परंपरा या भारत की विदेश नीति ऐसी दिखाएगी कि आज भी देखेंगे तो वहाँ बहुत कोई अभिलेख में मिलेंगे यहाँ के 4 देवताओं को साक्षी मान करके यहाँ के द्वारा गए हुए हमारे जो प्रतिनिधि मंडल थे उनके द्वारा एक संवाद स्थापित किया गया, एक संधि स्थापित करी गई और वह संधि लगभग सैकड़ों वर्षों तक चलते हुए दिखाई देती है। तो यह एक भारतीय परंपरा के प्रति जो लोगों की अटूट आस्था है, अटूट विश्वास है, कहीं न कहीं उस परंपरा में आज नरेंद्र मोदी जी या हमारे यश जयशंकर जी पूर्णतः सफल दिखाई दे रहे हैं। परिस्थितियां जो भी हो, विचार जो भी हो, बदलते रहेंगे, आयाम बदलेंगे, विचार बदलेंगे, लेकिन जो प्लेटफॉर्म होता है हमारा प्लेटफॉर्म वहीं से बनकर तैयार हुआ है। और जो एक बार मान लिया गया है कि भारत किसी का अहित कर ही नहीं सकता, तो यह धारणा जो वैदिक काल शुरू हो रहा है, सैंधव सभ्यता में भी अगर देखेंगे तो सैंधव सभ्यता में 2 सभ्यताएं उसके समकालीन दिखाई दे रही है। एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो बदला प्राप्त नहीं, दूसरा था जो मिस्र की सभ्यता है जो यूरोप से थोड़ा सा अटैचमेंट करता है। दोनों सभ्यताओं में अक्सर युद्ध हुआ करते थे। उनमें भी अगर कोई भूमिका निभाने वाला था, मध्यस्थता करने वाला था, शांति की बात करने वाला था, तो वह केवल भारत था। निश्चित तौर पे वह दौर खत्म होता है। उस दौर के बाद नेक्स्ट जब बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित होते हैं, मौर्य काल स्थापित होता है, फिर वहां पर हम एक विदेश नीति का संचार देखते हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त चाणक्य के माध्यम से, जो राजनीति शास्त्र के बहुत बड़े प्रणेता थे, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी राजनीति शास्त्र, जिसका नाम अर्थशास्त्र है। वहां से एक अन्य विदेश नीति शुरू हुई। यद्यपि वह नीतियां आज कितनी प्रासंगिक हैं, इस पर बहस करना अभी ना तो समय है और ना ही शायद उचित है। वहां से भी एक जो दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे भारत का संचार जो आज बिल्कुल अशांत क्षेत्र है, वहां पर शांति फैलाने का जो प्रयास हुआ, चाहे वो काबुल कांधार, इराक, अफगानिस्तान के माध्यम से किया गया हो, ईरान तक हमारी सभ्यता का विस्तार होते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे विचार जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं शांति का संदेश पहुंचा रहे हैं। तो उसी तरह से जब आगे बढ़ते हैं, गुप्त काल देखते हैं, गुप्तोत्तर काल देखते हैं, हाँ थोड़ा सा डिस्ट्रॉय होता है हमारा भारतीय इतिहास जब भारत में थोड़ा सा मुस्लिम आक्रमणकारी होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारे मुसलमान जो यहाँ शासक रहे हो बहुत खराब रहे होंगे, लेकिन उन्होंने हमारे इतिहास को डिस्ट्रॉय किया, उन्होंने हमारी सोच को बदला, उन्होंने हमारी परंपरा को बदला। अभी कुछ एक विद्यार्थी कह रहे थे या कोई साहब बोल रहे थे कि अभी तक हम मतलब 2014 से पहले या 2019 से पहले हम अन्य विनय की नीति पर चल रहे थे, यानी डरते थे अपनी बात कहने में। आज हम अपनी बात सरलता से कहते हैं और इस विश्व के लिए उसको उतनी तत्परता के साथ सुनते हैं। निश्चित तौर पे यह वही डर है जो 12वीं शताब्दी से शुरू होता है और 1707 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का और 1947 में ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने तक 15 अगस्त के दिन तक जो एक डर पैदा हो गया पीढ़ी दर पीढ़ी, तो हमारी सोच को बात ये यहाँ पर एक लेख लिखा हुआ मैंने देखा कि लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को जो लेख लिखा था, अभी मैं चढ़ा रहा तो देखा वहाँ पे पाया गया है कि उसने अपने पिता को क्या लिखा कि भारतीय जो शिक्षा पद्धति थी, जो यहाँ की हमारी वैचारिक धारा है वह कितनी स्ट्रांग थी, उसके बारे में वो अपने पिता को बताता है और उसको तोड़ने का भरसक प्रयास करता है। हमारी मानसिकता कभी इस तरह की रही नहीं, गंदी मानसिकता। फिर आगे मैं देखता हूँ जब भारत स्वतंत्र होता है, पूरा देश 2 धड़ों में 3 धड़ों में बढ़ते हुए दिखाई देता है। एक पहली दुनिया जिसका नेतृत्व अमेरिका करते हुए दिखाई देता है, एक दूसरी दुनिया के लोग जिनका प्रतिनिधित्व रूस करते हुए दिखाई देता है। भारत उसमें भी सोचता है कि मेरी स्थिति तो ऐसी नहीं है कि मैं एक नए उनके पैरल खड़ा हो सकूं। तो उन्होंने भारत ने क्या किया, बहुत मजबूत लोगों के साथ काम करना पसंद नहीं किया, छोटे छोटे लोगों को जोड़ना शुरू किया, जहां से हमारी सांस्कृतिक विरासत फैली हुई है, जो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर के आप पोलैंड तक देखेंगे। पोलैंड में भी आने वाले दिनों में पिछले दिनों में जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, भारतीय लड़कों को वहां से निकाला गया, जो पाकिस्तानी भी कुछ भारतीय झंडा लेके निकले, वो अलग मैटर था।
लेकिन हम उसको छोड़ नहीं सकते। इसी 2019 से लेकर 24 के संदर्भ में ही उसको भी देखेंगे। वहां भी हमारी भारतीय नीति काम करती है, जिसका कोई ऐसा देश नहीं होता। आज पाकिस्तान को यह प्रतिनिधित्व करने को मिला होता जो आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ वह भारतीय बच्चों को, भारतीय विद्यार्थियों को, भारतीय शोधार्थियों को, भारतीय डॉक्टरों को यूक्रेन से बाहर कतई नहीं निकालता और ना ही यूक्रेन हमले को रोकता, चाहे वो नाटो के द्वारा रोका गया हो, चाहे वो अमेरिका के कहने पर रोका गया हो। लेकिन अगर रुका और यहाँ से आने के लिए अनुमति मिली तो अब कहीं न कहीं हमारी एक विदेश नीति का एक सशक्त जीता जागता उदाहरण है। निश्चित तौर पे एक वहीं से मैं एक और उदाहरण दूंगा आपको कि जब भारत तीसरी दुनिया के लोगों के साथ जुड़ा और आज वो स्थिति आ गई है, मैं किसी पे आक्षेप नहीं लगाना सकता क्योंकि जितने भी हमारे राजनेता हुए सब लोगों ने अच्छे काम किए हैं। हाँ, ये अलग बात नहीं है, परिस्थितियां अलग रही होंगी, हमारे आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रही होगी या कुछ और कंडीशन रहे हों, कुछ बदलाव की जरूरत थी। मैं ये नहीं कह सकता कि बहुमत की सरकार नहीं रही होगी, बहुमत की सरकार नहीं होगी, लेकिन क्या मजबूरियां नहीं होगी पता नहीं। लेकिन 2014 के बाद से जो राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ हमारी जो नीतियों में परिवर्तन दिखाई देता है उसके हम सभी साक्षी हैं, देख रहे हैं। तो यूक्रेन में क्योंकि वो एक तत्कालिक मुद्दा है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, यूक्रेन और रूस का युद्ध। तो रूस और यूक्रेन के युद्ध में क्या हुआ, जितने भी आपके नाटो देश हैं उन्होंने क्या किया, विरोध कर दिया पूरा रूस का कि नहीं, रूस के साथ हम लोग नहीं रहेंगे। पूरी यूरोप कंट्री, ये सबको मालूम है, रोज अखबार में टीवी में छपता है। भारत ने क्या किया, भारत की नीतियों के अनुरूप उन्होंने क्या किया, दोनों से अपने संबंध मजबूत बनाए और दोनों को भारत पे विश्वास है। निश्चित तौर पर दोनों को भारतीय नीतियों पे विश्वास है। यही कारण है कि लोग भारत की ओर देखना पसंद करते हैं। इंडिया की मैं तो बात ही नहीं करता क्योंकि इंडिया तो खत्म हो रहा 2019 के बाद। मतलब इंडिया सब हो सकता चले, जो लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे बोलेंगे, लेकिन अब अंग्रेजी में भी शायद नए शब्दकोश जो राजनीति वाले हैं जानते होंगे बेहतर कि नए शब्दकोश जो आ रहे हैं उसमें इंडिया को डिलीट करके भारत किया जा रहा है। भारत के संविधान से लेकर के और वैश्विक जो हमारे दूतावास है हर जगह, तो एक बहुत बड़ा चेंजिंग है। और भारतीय दृष्टि से देखेंगे तो भारत का यह स्वरूप, यह नीति जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर से शुरू होकर के आज विश्व संवाद के रूप में शुरू होती है, चाहे वो रूस से पेट्रोल खरीद करके और उसको रिफाइन करके फिर यूरोप में बेचना, यह सबसे बड़ी एक मुझे इकोनॉमिकल स्ट्रेटजी दिखाई देती है पूरे विश्व में भारत के द्वारा कि यह परंपरा जो विद्यमान हुई। कहने के लिए भी बहुत कुछ चीजें थी क्योंकि हम लोग तो विद्यार्थी हैं, कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो बोलने को मिले तो बोलते ही रहेंगे। धन्यवाद।